आज हम लोग किसान, जमींदार और राज्य इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या बदलाव आ रहा था 16वीं और 17वीं सदी में, कृषि समाज किस प्रकार फैलता चला गया। इन बातों की चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। 16वीं-17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांवों में रहने का काम करते थे। कितने फीसदी? 85%। इसके अलावा बहुत सारे लोग खेतीहर, भूमिहर लोग जो है उनके ऊपर कब्जा करने का काम जमींदार करते थे, और जमींदार उन लोगों से टैक्स वसूल करके राजा के पास सुपुर्द करते थे, बीच में अपना हिस्सा रख लेते थे। इसके अलावा एक ग्रंथ की चर्चा इसमें की गई है, आईने अकबरी नामक ग्रंथ की। आईने अकबरी ग्रंथ को किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। जिसमें उन्होंने खेतों की नियमित जुताई के बारे में, करों की नुमाइंदगी के बारे में और भी कई सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया था। इसके अलावा आगे चल करके आईने अकबरी के जो भाग हुए, आगे वाले भाग में उसने राजा के बारे में और वहां की प्रशासन के बारे में भी लिखा था। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, मुजारियन शब्द का प्रयोग करते हैं या रियाया शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, किसान को और क्या कहा जाता था? तो किसान को रियाया, मुजारियन या रैयत कहा जाता था। और कहीं कहीं पे बड़े किसानों को आसामी कहा जाता था। अभी भी आप लोग साउथ फिल्म में अधिकतर देखते हैं, कोई लड़की लोग बोलती है चलो मोटा आसामी फंसाते हैं, मतलब पैसा वाला लड़का फंसाते हैं। 17वीं सदी के स्रोत में दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। मतलब 17वीं सदी में किसान दो किस्म के हुआ करते थे, एक खुद कास्ट और एक पाई कास्ट। खुद कास्ट वे थे जो कि अपने से अपना जमीन पे खेती करते थे, और पाई कास्ट ठेका पर काम करने के लिए दूसरा का गांव जाता था। जैसे मान लीजिए रमेश और सुरेश नाम का दो लड़का है। रमेश का अपना बहुत बड़ा खेत है, वह अपने से अपना खेत में मजदूरी करता है। वहीं सुरेश जो है किसी दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करता है और बदले में कुछ पैसा लेता है, तो उसको पाई कास्ट कहेंगे सुरेश को, रमेश को खुद कास्ट कहेंगे। इसके बाद उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास नॉर्मली एक जोड़ी बैल और दुगो हल होता था, उसी से वह अपना गुजारा भट्टा चलाता था। और गुजरात में जो किसान के पास 6 एकड़ जमीन था उसको संपन्न किसान माना जाता था। बंगाल में एक औसत किसान की जमीन का ऊपरी सीमा जो है 5 एकड़ था, और जिसके पास 10 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन था उसको आसामी कहा जाता था, मोटा पाटी। खेती जो है व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी, और किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी या बेची भी जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। मतलब उस वक्त क्या होता था, नॉर्मली जमीन देख करके ही सारा काम होता था, उसी आधार पर उसका व्यक्तिगत मिल्कियत तय होता था। आज भी यादव कास्ट में स्पेशली क्या होता है, जमीन देख करके बेटी का शादी किया जाता है कि भैया उसका जमीन बहुत ज्यादा है तो उसका ब्याह वहीं कर दो, पैसा वाला घर का है। अब आता है 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाकों में किसानों की मिल्कियत का भी विवरण ये सब दिखता है। नॉर्मली पहले लोगों का खेती का उद्देश्य पेट भरना था, रोजमर्रा के खाने की जरूरत चावल, गेहूं और ज्वार उगाया करते थे। और जहां पर बारिश ज्यादा होती थी, 40 इंच से ज्यादा होती थी, वहीं पर चावल की खेती की जाती थी। कम बारिश वाले इलाका में गेहूं और ज्वार बाजरा उगाया जाता था। तो एक चीज ये भी ध्यान रखिए, ज्यादा पानी वाला फसल क्या हो गया? चावल। कम पानी वाला फसल गेहूं और ज्वार बाजरा। मानसून जो है भारतीय कृषि की रीढ़ थी। अब देखिए यहाँ पर एक बाबरनामा से लिया गया अंश भी दिया गया था, सब पढ़ लेंगे हम लोग। देखिए मेन पॉइंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो फालतू पॉइंट है या कम इंपॉर्टेंट पॉइंट है वे लोग आप खुद पढ़ लीजिएगा। तंबाकू सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो दक्षिण में पहुंचा था, और वहां से 17वीं सदी के शुरुआत में इसे वहां से उत्तर भारत लाया गया। अकबर और उसके अभिजातों ने, अभिजात मतलब उसके अंदर काम करने वाले लोगों ने 1604 में सबसे पहली बार तंबाकू को देखा था। आगे देखते हैं। इसके अलावा तंबाकू में हुक्का और चिलम का लत बहुत ज्यादा जोर फैला, जिसके कारण जहांगीर ने इसको फैलने से रोक लगा दिया। जहांगीर को लगा कि बहुत गलत चीज है, इसको फैलना नहीं चाहिए। अब आता है 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में फैल गया था। अब देखिए उस टाइम में जहाँ बारिश के मौसम, जहाँ बारिश या सिंचाई के अन्य साधन मौजूद थे, वहां पर 3 प्रकार का फसल उगाया जाता था, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है। अब आता है इसके अलावा दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत में आगरा में 39 किस्म की फसल उगाई जाती थी। कितना किस्म का? 39 किस्म का, तो बहुत सारा हो गया। आप लोग जबकि नॉर्मली क्या जानते हैं, भात दाल सब्जी आटा इतने कटी खाते हैं 4-5 को, लेकिन चावल का भी बहुत किस्म होता है, गेहूं का भी बहुत किस्म होता है। सिर्फ दिल्ली प्रांत में 43 फसल की पैदावार होती थी।
और बंगाल में सिर्फ चावल का 50 गो किस्म उगता था। 20 बाजार जाइएगा, लाइन से आपको चावल मिल जाएगा, 5-6 आइटम का वहां धरा हुआ रहता है या उससे भी ज्यादा। अब आते हैं जिन से कामिल। जिन से कामिल सर्वोत्तम फसल को जिन से कामिल कहा जाता है। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। क्यों भाई? क्योंकि दक्कन साइड काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी में कपास ज्यादा उगता है। बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन और दलहन भी नकदी फसल में आता था। अब देखिए, इसके अलावा 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई सारी नई फसलें भी दुनिया के अन्य भागों में फैलने लगी। भारत में भी कई सारी फसलें आई, जैसे कि टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां जो है नई दुनिया से यहाँ पर आई थी। अब आता है, तो ये सब बदलाव भी हो रहा था। ग्रामीण समुदाय के मेनली 3 घटक हुआ करते थे। एक खेतीहर किसान, दूसरा पंचायत और गांव का मुखिया। खेतों की जुताई करने में बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जो कि नीच समझे जाते थे, छोटी जाति के लोग। वही लोग क्या करते थे? खेतों में मजदूरी करते थे। मुसलमान समुदाय में हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव के हदों के बाहर रह सकते थे। जैसे कि मतलब सिंपल सा भाषा में बोले, अभी भी ऐसा होता है, जो शमशान घाट में लाश को जलाने का काम करते हैं, लोग उन लोग के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। वो लोग चाहता है कि एक अलग दरकिनार वाली दुनिया में रहे। या फिर अभी भी अगर हम बात करें, सिर्फ सारवा का ही बात करें, जो छोटी जात के लोग हैं, कहीं ना कहीं पूरा गांव से बाहर उनको जगह दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया होगा कि भाई कुछ अलगाव रहना चाहिए, वे लोग छोटे काम करते थे। अब भले बदलाव हो गया, वो सब भी जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं था। वे लोग नाला उठाते थे, लेटरिन रूम वगैरह साफ करने काम करते थे। वो लोग को गांव की हद से बाहर रहना पड़ता था। बिहार में मल्ला ज्यादा मतलब नाविक के पुत्र बाहर रहते थे, इसकी तुलना दासों से की जाती थी। देखो, जाट को भी किसान कहा जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूत से नीचे थी। जाट भी क्या करते थे? किसानी करते थे, खेती करते थे, लेकिन राजपूत को ऊंचा जात माना जाता था, जाट को नीचा माना जाता है। आप लोग का भी जितना भी भूमियार, राजपूत, लाला है, इस सब में भी जात का डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई अपने आप को ऊपर मानता है, कोई अपने आप को थोड़ा नीचे मानता है, भूमियार, राजपूत, लाला वगैरह में। तो अलग अलग जाति समूह भी था। बहुत सारी नई जाति समूह भी उभरे, जैसे कि माली। माली का काम क्या होता है? फूल को पानी देना। तो उस सब भी जातियां उभर के सामने आई थी। पंचायत का सरदार मुखिया होता है, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते हैं। और मुखिया का चुनाव आम बुजुर्गों की सहमति से होता था। वहां के गांव के लोग मिलकर के चुनते थे मुखिया को। और मुखिया ही क्या करता था? आमदनी का हिसाब किताब रखता था। और मुखिया का काम है पंचायत का पटवारी। पटवारी पढ़ा लिखा होता था, वो उसकी मदद करता था। और अगर कोई अधिकारी वगैरह आ जाते थे, तो इस गांव के खजाने से ही उनका सेवा सत्कार का खर्च निकाला जाता था। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए। मान लेते हैं कल बादल पतले यहाँ मुखिया जी से मिलने के लिए आ गए, तो बादल पतले का आए तो भैया उनको कुर्सी टेबल देना पड़ेगा, कुछ नाश्ता पानी देना पड़ेगा, खर्चा होगा। तो वो खर्चा मुखिया कहाँ से निकालेगा? वो जो टैक्स उठा रहा है, उसी टैक्स का पैसा से वो अपना खर्चा करेगा। ऐसा नहीं अपना पैकेट से देगा, जनता का पैसा से उसका सेवा करेगा। इसके अलावा गांव वगैरह में भी क्या होता था? बाढ़ वगैरह, कोई आपदा वगैरह से निपटने के लिए पैसा वगैरह जमा किया जाता था, उससे नहर वगैरह खोदा जाता था, या फिर जो भी गांव के सार्वजनिक भलाई का काम है वो काम किया जाता था। इसके अलावा पंचायत जुर्माना लगाते थे, समुदाय से निष्कासित करते थे। ये सब भी वो काम होता था। जैसे कि मान लेते हैं कोई गलत काम कर दिया है, या नॉर्मल केस में बोले अदर कास्ट में शादी वगैरह कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन ये पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। 17वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। ग्राम पंचायत के अलावा जाति पंचायत भी था, वो भी काफी ताकतवर होती थी। जाति पंचायत में भी नियम था कि भाई अगर मान लेते हैं किसी का घर में ऐसा हुआ है, 2 भाई भाई में पूरा लड़ाई हो गया, अब आगे क्या होता है, 10 साल के बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो भैया फिर आपको मिल करके काम करना पड़ेगा। ये सब फैसला कौन करती थी? जाति पंचायत करती थी, या शादी विवाह का मामला को देखने का काम करती थी। फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज्यादातर मामलों में राज्य जो है जाति पंचायत के मामलों को मानता था। जाति पंचायत जो भी फैसला दे दिया, उस बात को भी मानना पड़ता था। इसके अलावा जाति वगैरह का भी बात माना जाता था। इसके अलावा किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे। कभी कभी मतलब ये होता था कि बड़ा जाति के खिलाफ छोटी जाति के लोग विरोध जताने का काम करते थे। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता था, जो श्रमिक लोग हुआ करते थे, उन श्रमिकों की स्थिति अगर खराब हो जाती थी, तो वे लोग गांव छोड़ करके भाग जाते थे। और कहाँ भाग जाते थे? जंगलों में या शहरों में जाकर के बस जाते थे। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा जगह पे कुछ कुछ लोग अलग अलग तरह का
डिजाइन बनाने का काम करते होंगे, जैसे कि रुमाल वगैरह पे डिजाइन बनाते होंगे, शर्ट टी शर्ट पे डिजाइन बनाते होंगे, उन लोगों को दस्तकार कहा जाता था। और कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। उस वक्त मतलब जितना घर हुआ करता था, 100 में से 25 आदमी का घर में दस्तकारी का काम होता था। दस्तकारी मतलब वही टोकरी बनाने का काम, आपके शर्ट टी शर्ट पे डिजाइन बनाने का काम, मतलब कि जो चीज देखने में अच्छा लगे वो सारा चीज। इसके अलावा रंगरेजी, कपड़ों पर छपाई, मिट्टी के बर्तन को पकाना, ये सब काम भी किया जाता था। मतलब सभी लोगों का कुछ कुछ काम बटा हुआ था। जैसे अभी भी कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बढ़ई लोग तुम्हारा लकड़ी का सामान बनाता है, लोहार लोग लोहा का सामान बनाता है, तो ये सब को दस्तकारी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में ऐसे जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार हो गया। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों का वो पुश्तैनी धंधा बन गया कि आप ये काम करते हैं तो वही काम करेंगे। आज भी होता है, नॉर्मली बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने पिता के व्यवसाय को ही अपना लेते हैं, सामान्य केस में यही होता है। इसके अलावा बंगाल में जमींदार लोग मेनली लोहार बढ़ई वगैरह का काम करते थे, तो उसको बदले में रोज का भत्ता दिया करते थे या नकदी दिया करते थे। इतना बज रहा है, बंद नहीं कर सकती। देखे नहीं तीन इस बंगाल में जमींदार और उनकी सेवाओं के बदले लोहार बढ़ई और सुनारों को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहा जाता था, और यह शब्द 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल में नहीं होता था। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझे, इस बारे में बात किया गया है। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे की बात करते थे। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संपत्ति की क्या होती थी, व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। व्यक्तिगत मिल्कियत मतलब अभी हम जस्ट बताएं, कुछ लोगों के पास क्या होता था, संपत्ति बहुत ज्यादा होता था। अब आता है गांव में मुद्रा। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने उल्लेख किया था कि भारत में गांव क्या है, बहुत ही छोटे कहे जाएंगे, लेकिन मुद्रा की बदल करने वाले, जिन्हें सराफ या हवाला कहते हैं, वे लोग क्या करते थे, अपनी मर्जी के मुताबिक कभी रुपए का कीमत बढ़ा देते थे, कभी कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। मतलब अभी भी क्या होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आप रुपया को डॉलर से चेंज करते हैं या डॉलर को रुपया से चेंज करते हैं, तो लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा पैसा का दाम एडजस्ट कर देता है। साधारण भाषा में आप ऐसे समझिए, 100 रुपए अगर आप नेपाल लेकर के जाइएगा तो आपको 100 रुपए का 160 रुपया मिलेगा। ठीक है, 60 रुपया ज्यादा मिलेगा। और वहीं अगर आप 500 रुपए का लेकर के जाते हैं तो आपको 500 का 700 मिलेगा। तो भैया अगर इस तरह देखे जाओ, 100 टका लेकर के जाओ, 500 टका, तो कितना हो गया, 6 पंचे 30, 300 टका मिलेगा। 500 का नोट पे कितना मिल रहा है, 200। ये सब तय कौन करता है, जो बॉर्डर पर बैठल रहता होगा पैसा लेन देन करने वाला, वही ना। वो चाहे तो घटा बढ़ा भी सकता है। तो वही काम यहाँ पर बताया गया है। पश्चिमी भारत में राजस्वला महिला को कुम्हार का चाक या हल छूने की इजाजत नहीं थी। राजस्वला महिला मतलब, राजस्वला महिला का अर्थ होता है ऐसी महिला जो नॉर्मली 2 दिन मतलब महीना में 2 या 3 दिन तक जब उनको पीरियड चलता है, उस टाइम में वे हल या कुम्हार का चाक नहीं छू सकती थी। अब बंगाल में इसी तरह मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत तरह का काम वगैरह भी बताया गया। समाज किस पर निर्भर था, श्रम पर निर्भर था। श्रम मतलब मेहनत करने वाले लोगों पर निर्भर था, और इसीलिए जो महिला ज्यादा बच्चा पैदा करती थी उन लोग को ज्यादा अच्छा माना जाता था कि भैया यह पूरा मजदूर खड़ा कर दे लो। और अब ये होता है बहुत सारे गाँव जात में, जिसकी लाठी उसका भैंस, जगह अगर हम 6 गो डंडा निकलतो, 8 गो डंडा निकलतो, बड़ा आदमी। अब फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण और बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। उस टाइम में क्या होता था, बहुत ज्यादा मृत्यु दर था। अब आता है, कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। उस टाइम में उल्टा दुल्हन का कीमत होता था। मतलब अगर आप शादी करके कोई लड़की को ला रहे हैं तो बदले में 2 लाख 5 लाख उसको दे करके लाइए, उल्टा कंडीशन था।
अच्छा, तलाकशुदा महिला और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी भी कर सकती थी और घर का मुखिया कौन होता था? मर्द होता था। और बेवफाई के शक होने पर महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। ठीक है, एनीवे इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, जंगल और कबीले। पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभा सकती थी। मतलब अगर बाप का जमीन बिक रहा है तो बेटी भी आकर के पैसा लेती थी। इसके अलावा हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। और बंगाल में भी महिला जमींदार भी पाई जाती थी, ध्यान रखिएगा। 18वीं सदी के सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। कहाँ का बताया जा रहा है? बंगाल का बताया जा रहा है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है जंगल और कबीले, बसे हुए गांव के परे। इसके अलावा ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों के खेती के अलावे भी बहुत कुछ था। बहुत सारा जगह पर खेती होता था। और इसमें क्या बताया गया? ऐसे इलाके झारखंड सहित सारे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र आदि जगहों पर भी पाए गए हैं। इसके अलावा समसामयिक स्रोतों के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह लगभग 40% था। और अधिकतर लोग जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का उपयोग करते हैं। जो लोग जंगल में रहते थे उनको जंगली कहा जाता है। लेकिन जंगली का मतलब ये नहीं है कि वे लोग बिल्कुल असभ्य थे। उन लोग को भी सब चीज का पता था, जंगल के उत्पाद का, शिकार का, स्थानांतरीय खेती का। तो जंगल में रहने के बावजूद भी वो ग्रामीण थे, लेकिन उस टाइम में लोगों को क्या कहा जाता था? जंगली कहा जाता था। इसके अलावा जंगल में रहने वाले कबीलों के भी कुछ खास खासियत भी थी। जहां तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था। जंगल को बहुत कोई मानते थे बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। क्यों भैया? अगर कोई आदमी अपना मालिक के यहाँ ढंग से काम नहीं कर रहा, वहां से भाग जाता था और कहाँ जाके छिपता था? जंगल में। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते थे ये क्या है? बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा है। इसके अलावा जंगल से हाथी वगैरह ले जाया जाता था और हाथी को बेचा जाता था। अब देखिए, एक वर्ड आता है परगना। परगना किसको बोलते हैं? तो मुगल प्रांत में प्रशासनिक प्रमंडल को परगना बोलते हैं। और अधिकतर राजा लोग उस टाइम में क्या करते थे? शिकार अभियान चलाते थे। और शिकार अभियान के नाम पर राजा क्या करता था? विभिन्न भागों का दौरा करता था और वहां की समस्याओं से लोगों से परिचित होता था। कुछ रीजन भी होना चाहिए ना कि काहे जा रहे हैं। तो लोग क्या बोला कि हम शिकार करने जा रहे हैं। वास्तव में वे लोग शिकार करने और सिर्फ टंडली करने नहीं जाते थे, इसी बहाने राज्य का जायजा लेने जाते थे। अब शिकार करने जाएंगे, जिस रास्ते से जाएंगे, क्या लगता है वो रास्ता गंदा रहेगा? वो रास्ता साफ हो जाएगा, उसका जगह का चौड़ीकरण हो जाएगा, जैसा उस टाइम का सिनेरियो था। वहां के लोगों का ध्यान रखा जाएगा, तो ये सब चीज किया जाता था। इसके बाद आता है पेशकश। पेशकश क्या है? मुगल राज्य मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली भेंट को ही क्या कहा गया है? पेशकश कहा गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जंगलों के सफाया कर देते थे, हटा देते थे। क्यों भाई? बोलते थे भाई यहाँ से लकड़ी वगैरह ले जा करके बेच दो, जंगली जानवर को बेच दो, बहुत पैसा होगा। और इसके अलावा बदमाश लोग यहाँ पर आकर के छिप नहीं पाएगा। और जंगल का उत्पाद बहुत सारा चीज बिकता था, जैसे शहद हो गया, मधुमोम हो गया, लाख हो गया, ये सब की मांग बहुत ज्यादा थी। तो ये सब बहुत ज्यादा उस टाइम में बिकता था। लाख जो है आपका 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़ा जाता था, हाथी भी बेचा जाता था। भारत और अफगानिस्तान के लोग के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे। पंजाब का लोहानी कबीला, मतलब बहुत सारे लोग जमीन भी बेचने का काम किया करते थे उस टाइम भी। लेकिन उस टाइम क्या जमीन अभी के जैसा महंगा होगा क्या? हमारी तो दौड़ जाए, अपना जरूरत दौड़े पर भी वो जमीन मत दो, इस तरह का होता था। समाज सामाजिक कारणों से जंगलवासियों के जीवन में भी क्या हुआ? बहुत सारा बदलाव भी आया। धीरे धीरे क्या हुआ? कुछ कबीला खड़ा हो गया, कबीलाओं का एक राजा खड़ा हो गया, राजा बने तो उनको सेना की जरूरत हुई, तो बदलाव भी बहुत सारा होते चला गया। सिंध इलाके की कबीलाई सेनों में, अब देखो यहाँ दे रहा है, सिंध इलाके में जो कबीलाई सेना थी उसमें 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राजा के अपने पायक होते थे। पायक कौन होते हैं? वे लोग जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। मतलब तुमको हम जमीन दे दिए, तुम जाओ रहो करो, लेकिन अगर हमको कभी जरूरत पड़ेगा आर्मी का तो तुमको बोलेंगे आके सेना में शामिल हो जाओ।
और अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का भी ऐलान कर रखा था। अहोम राजा क्या बोला था कि हाथी को सिर्फ हम ही पकड़वा सकते हैं, कोई दूसरा कोई पकड़वाएगा तो जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो कबीलाई व्यवस्था से धीरे धीरे क्या हुआ, राजतांत्रिक प्रणाली में शिफ्ट हो गया, लोग राजा बनने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बस वही है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो 16वीं-17वीं सदी में कुछ राजा ने पड़ोस कबीलों के साथ एक बार युद्ध किया, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। बहुत कोई कब्जा जमाते रहे। इसके अलावा सूफी संत वगैरह भी आए थे, उन लोगों ने भी धीरे धीरे क्या किया, अपने जात का प्रचार किया, अपने धर्म का प्रचार किया, और बहुत सारे लोग उसके धर्म को मानने लगे। कौन से धर्म को? इस्लाम के धर्म को। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसा था जो कि खेती अपने से नहीं करता था, लेकिन उसका हिस्सेदारी आता था। जैसे मान लेते हैं, अगर इस साल फसल आप लोग का बहुत अच्छा होगा, मेरा इनकम सही होगा या गलत होगा? सही हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं इस बार आप लोग का किसी का फसल ही ना उगे, तो क्या होगा? टोटल अगर फसल नहीं उगे, तो ऐसी स्थिति में हमको पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत कोई का कारण इसलिए भी था कि अगर खेती हो रहा है अच्छा, तो उन लोग की स्थिति अच्छी होती थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत का पीछे का एक कारण जाति भी था। दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं भी प्रदान किया करते थे। अब जमींदारों की समृद्धि की वजह क्या थी? उनकी मिल्कियत, उनका जमीन कितना है, जमींदार लोग का भी जमीन की बात की जाती थी। मिल्कियत जमीन पर जमींदार की निजी खेती होती थी। और अब नॉर्मली क्या है, मान लेते हैं हम जमींदार है, तो मेरा जमीन क्या होगा, बहुत ज्यादा रहेगा ना। तो मेरा जमीन पे हम खुद खेती करने जाएंगे, 4 को मजदूर लगा देंगे, बोलेंगे जाओ तुम लोग खेती करो, जो उपज होगा हमको ला करके दे देना। और जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच भी सकते थे या गिरवी रख सकते थे। ज्यादातर जमींदार के पास अपने किले भी थे, अपने सैनिक टुकड़ी भी थी। तो अलग अलग बातों की चर्चा की गई है। अब्बुल फजल इस और इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। कौन? ऊंची जाति के ब्राह्मण और राजपूत ने। अभी भी यही है कि कहीं ना कहीं ऊंची जाति के लोगों को कोई भी तरह का छुटकारा नहीं मिलता, लोग अपने से ढेरी अमीर है, मारा होशियार बुद्धि वाला, उनका जैसा बुद्धि किसी को नहीं चलता है, इसलिए वो लोग को छूट छाट नहीं मिलता है, बस पहले से पूरा तेज हो। अब देखो, एक वर्ड दिया गया है राज्यादेश। राज्यादेश को सनद भी कहा था। देखो, अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका यह भी था कि सैनिक जो है सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल कर देते थे। मतलब सिंपल सा भाषा में बोले, हम जमींदार हैं, हम देखें कि इसमें से ई जो है बड़ा कमजोर आदमी है, कुछ बोल बाल पाएगी नहीं है, एक आध जमीनवा लूट लो, बस बात खत्म। तो इसी तरह करके जमींदारी अपना बढ़ा लिया करते थे लोग। और उसके बाद लूट लेने के बाद क्या किया, बोले सुनो, तुमको जीना है नहीं जीना है, तुमको मार दे जान से। बोले नहीं हुजूर, जीना है। ठीक है, तुम यही जमीन पर खेती करो, जितना उपज होगा मेरे यहाँ पहुंचा, और तुम जो है खाली लेबर हाजिरी 300 टका पर डे का ले चल जाना। ठीक है, ऐसा वे लोग करके अपने जमींदारी को बढ़ाया करते थे। और इसके अलावा जो लोग टैक्स अदा नहीं कर पाते थे, वो लोग का जमीन को क्या करो, छीन लो। चलो आगे देखो। इसके अलावा निचली जातियों के लोगों के भी जमींदारी के दर्जे में दाखिल हो सकते थे। इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी या बेची जाती थी। अब क्या हुआ, अब हम बोला यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है, हम जाओ दूसरा जगह रहे। तो क्या किया, अपना जमींदारी किसी और के पास बेच दिए पूरा का पूरा। इसके अलावा कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। और बहुत कोई मिलकर के, जैसे सदगो पश्चिम भारत का, सॉरी दक्षिण पश्चिम बंगाल में है, किसान पशुचारियों ने ताकतवर जमींदारी खड़ी कर दी थी। तो बहुत कोई क्या करता था, ताकतवर जमींदारी खड़ी करता था। कैसे करता होगा? अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करके, या उसका घर में 4-5 को लट्ठे वाला हो गया आदमी। तब अभी भी शायद आप लोग जानते करते हैं, नॉर्मली जो शादी वगैरह भी होता है, बहुत सारा शादी में बिजनेस डील होता है। हम इतना टका वाला आदमी, तो इतना टका वाला आदमी, हमने दियो मिली कभी चुनाव लड़ोगे, आराम से जीती जावे, ढेरी टका कमाओ। तो ये सभी होता है। और जमींदार क्या करते थे, अक्सर बाजार स्थापित करते थे, हाट। जमींदार लोग ही क्या करते थे, हाट स्थापित करते थे। और किसान भी अपनी फसल जहाँ पर बेचने के लिए आते थे। नॉर्मली यही होता है। अभी भी जैसे सारवा में जो आप लोग का हटिया लगता है, पहले कोई निर्धारित किया होगा ना कि प्रत्येक शनिचरा और प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर हटिया लगेगा। कोई डिसाइड किया होगा प्रत्येक मानपुर हटिया बुधया लगता, उसके बाद बृहस्पति दिन हटिया यहाँ लगेगा। ऐसा पहले कोई निर्धारण किया होगा,
अभी तो उसी आधार पे हम लोग चलते आ रहे हैं। संडे का जो आप लोग का स्कूल का छुट्टी है, कोई निर्धारण किया होगा कि भैया संडे को छुट्टी रहना चाहिए। इसके अलावा जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों का शोषण भी करते थे। इसके अलावा भू राजस्व प्रणाली, बहुत कोई क्या नॉर्मली जितने भी जनता थे उसको क्या होता था, राजा को या जमींदार को टैक्स देना पड़ता था कि आप यहाँ पर खेती करते हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अभी भी हम लोग टैक्स देते हैं क्या? हाँ, अभी भी हम लोग टैक्स देते हैं। नगर निगम के अंतर्गत जो देवघर है, वहाँ पर आपका जितना भी मकान है प्रत्येक साल में पैसा देना पड़ता है। कितना, 600 रुपया न कितना, या 900 रुपया देना पड़ता है, जहाँ मतलब जिस तरह का आपका मकान है उसके आधार पर। हाँ, खाली जमीन का भी देना पड़ता है, बिल्कुल। भू राजस्व के इंतजाम के 2 चरण थे। अब देखो, भू राजस्व 2 तरीके से लिया जाता था। एक था पहला कर निर्धारण करके और दूसरा वास्तविक वसूली करके, और जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। अब देखो, मतलब 2 तरह का होता था। एक होता था कर निर्धारण कि इतना रुपया टैक्स तुमको देना ही पड़ेगा, एक तल्ला घर है तो इतना दो, 2 तल्ला घर है तो इतना दो। और दूसरा वास्तविक वसूली, तुम्हें इतना बेचा है, इतना टका तुमको देना पड़ेगा, जाकर के सामने से वसूली कर लिए। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया था कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर जो है नगद भुगतान करे, लेकिन फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। मतलब कि अकबर ने कहा था कि भैया सबसे पैसा लेना है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि हम बेच नहीं पा रहे हैं हुजूर, आप मेरा फसल ही ले लीजिए, तो फसल भी लिया जाना चाहिए। बात समझ में आए? इराक की भाषा में बोले। अभी दीपक बोला सर इस बार आपको नगद पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हमने ठीक है एक काम करो 20 किलो आलू ला के पहुंचा देना, ठीक है। तो ये सब भी है, और कभी कभी वसूली करना संभव भी नहीं हो पाता था। इसके अलावा हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई थी। अब्बुल फजल ने आइन में ऐसे जमीनों का वर्णन भी किया है। 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया, हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए कि कितना आदमी खेती करता है, कितना टैक्स आता है, ये सब चीज का गिना जुना नाम होना चाहिए। अब आता है अमीन किसको बोलते हैं। तो अमीन एक मुलाजिम था जिसका जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानून का पालन हो रहा है या नहीं। मनसबदारी व्यवस्था, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था जिसको मनसबदारी कहते हैं, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी भी थी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनसबदार। कुछ मनसबदारों को क्या बोला गया है, नकदी भुगतान किया जाता था, और कुछ को क्या होता था, साम्राज्य के अलग अलग हिस्से में राजस्व के आवंटन का अधिकार दे दिया गया था कि तुम टैक्स उठा सकते हो। और इसमें भी वही आइन में बताया भी गया था कि नगद लेने का आदत नहीं डाले, बल्कि कभी कभी फसल भी ले लिया करे। अब देखिए, एक वर्ड आता है कनकुत। कनकुत मतलब होता है, कन का मतलब है अनाज और कुत का मतलब है अंदाजा। देखिए, आइन में वो लिखा गया है कि अमील गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत न डाले, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहे। यह बाद वाला तरीका कई काम में लिया जा सकता है। पहला, कन कुत। हिंदी जुबान में कन का मतलब होता है अनाज और कुत मतलब अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर। इस तरह शक दूर करना चाहिए और फिर उसी आधार पर आकलन किया जाना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसे भाओली कहते हैं। इसमें फसल काटकर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में उसे रजामंदी से क्या करते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। एक नॉर्मली आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग का जमीन का जो उपज होता है सब एक साथ एक जगह जमा कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, बंटवारा कर लेते हैं कि भैया तुम्हारा हिस्सा उतना, मेरा हिस्सा इतना, ये सब होता है। इसके अलावा कभी कभी ये सारा काम समझदार निरीक्षक की देखरेख में होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, बहुत कोई बेईमानी कर लेता है। इसके अलावा चांदी का बहाव, मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्य में था जो 16वीं 17वीं सदी में सत्ता और संसाधन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखे। ये कौन कौन से साम्राज्य थे, तो मिंग चीन में, सफावी ईरान में, ऑटोमन तुर्की में। ये तीनों साम्राज्य बहुत फेमस थे। कौन कौन बोले, मिंग कहाँ पे है, चीन में। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सफावी साम्राज्य कहाँ का था, तो ईरान का था। ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का। और इन साम्राज्यों ने राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार को
जीवंत जाल बिछाने में मदद की और इसमें नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत के साथ काफी व्यापार होने लगा। इन व्यापारों से क्या हुआ, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। क्यों भैया? क्योंकि भारत में बहुत सारा चीज उपजता था और ये सारा सामान कहाँ बिकने जा रहा था, विदेश में। तो विदेश से यहाँ क्या लेंगे, वहां का रुपया यहाँ चलेगा क्या? नहीं, चांदी तो हर जगह चलेगा, तो चांदी और सोना, इसलिए चांदी और सोना यहाँ पर सबसे ज्यादा आता था। अब भारत के पास चांदी नहीं था तो भारत में चांदी बहुत ज्यादा आया और यहाँ की देश की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हुई। मुगल राज्य को भी नकदी वसूल करना आसान लगा। अब देखो, इटली का एक मुसाफिर है जिसका नाम है जोवानन्नी कैरेरी। ये लगभग 1690 में भारत आया था और इसने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि चांदी किस प्रकार तमाम दुनिया से आकर भारत में पहुंचती थी और 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। अब इसने भी अपना लेख लिखा है कि किस प्रकार यहाँ पर आता था, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब देखो, आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण का एक बहुत बड़े ऐतिहासिक परियोजना का नतीजा था जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अब्बुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया था और आईने ए अकबरी लिखने की एक बृहद परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी और अकबर नामक 3 जिल्दों में रचा गया था। पहली 2 जिल्द में ऐतिहासिक दास्तान पेश की कि ऐतिहासिक दास्तान मतलब क्या क्या चीज पहले से हो रहा था, और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी में शाही नियम कानून को प्रस्तुत किया गया। मतलब आईने अकबरी वो किताब था जिसका 3 गो जिल्द, मतलब 3 गो किताब हुआ। ठीक है, जैसे आपका इतिहास का 3 गो किताब है, 2 गो में पहले का बारे में वर्णन किया गया और तीसरा में राजकाज का नियम क्या है उसके बारे में वर्णन किया गया। और आइन एक ऐसे कई मसलों पर विचार करती है, दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, तो बहुत सारी चीजों के बारे में आईने अकबरी में लिखा गया है। और आईने अकबरी से को पढ़ने के बाद हमें मुगल प्रशासन के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। आइन कितने भागों का संकलन बना, तो ये 5 भागों का संकलन बना, जिसके पहले 3 भाग में प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार के नाम से शाही घर परिवार के बारे में बताती है। दूसरा भाग सिपाह आबादी, तो सिपाह मतलब सिपाही, सैनिक के बारे में बताते हैं। और इस भाग में शाही अफसर, विद्वान के बारे में। तीसरा है मुल्क आबादी, मुल्क आबादी मतलब मुल्क के लोगों के बारे में जानकारी देता है, वहाँ के इस खंड में सांख्यिकीय सूचना आदि की जानकारी भी दी गई है। मतलब हर खंड में हर प्रांत वगैरह के बारे में बताया गया है। तालिका में कितने, इसके अलावा सूबे के नीचे की इकाई में सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई है। हर तालिका में क्या है, निम्नलिखित सूचना देते हैं। क्या क्या सूचना दे रहे हैं? पहला, महल के बारे में, किला के बारे में, मापे गए इलाके के बारे में, सुयर गुल, दान में दिया गया अनुदान को सुयर गुल कहते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सुयर गल है, सॉरी। पैदल सिपाही को प्यादा कहा जाता है, वर्ड याद रखिएगा, पैदल सिपाही प्यादा। हाथी को फील कहते हैं, हाथी को क्या कहते हैं? फील। 5वीं किताब, 4थी और 5वीं किताब किसके बारे में है? तो दफ्तर के बारे में है। और यह भारत के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में बताती है। अब देखो, अब ये किताब का भी क्या हुआ, बहुत बार संशोधन किया गया। संशोधन मतलब क्या होता है? सुधार करना, कि कुछ कुछ गलती था उस सबको संशोधित किया गया। इसकी पांडुलिपि को लेखक के द्वारा 5 बार संशोधित किया गया था। ठीक है, और अबुल फजल बहुत सावधानी से बरत रहे थे कि कहीं कुछ गलत नहीं लिखा जाए। लेकिन तुमको क्या लगता है, गलती नहीं हुआ होगा क्या? गलती हुआ होगा, इंसान है भाई तो गलती होगा ही, भगवान से गलती हो जाता है। तो इसमें बहुत सारा चीज भी दिया गया है, कुछ कुछ गलतियों की भी चर्चा दी गई है। कीमत और मजदूरी का दर का भी चर्चा है कि कितना कीमत देना चाहिए, मजदूरी कितना देना चाहिए, इन सब बातों की भी चर्चा इसमें की गई है। अब देखिए, कुछ कुछ महत्वपूर्ण काल रेखा की चर्चा है। 1526 में क्या हुआ था? दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? बाबर। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर राजा बना था। हुमायूं के शासन का पहला चरण कब से कब तक है? 1530 से 1540।
उसके बाद 1540 से 55 में क्या हुआ था? शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, 40 से 40 में पराजित किया था। और उसके बाद 1540 से 1555 तक सूर्यवंश का शासन था। हुमायूं जो है 1555 में आक्रमण करके अपने राज्य को फिर से हासिल कर लेता है, लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहता है। फिर 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहता है। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था। फिर जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां। 1628 से 1658 तक शाहजहां का रहता है। फिर शाहजहां का बेटा औरंगजेब शासनकाल करता है 1658 से 1707। सबसे ज्यादा मुगल शासन का क्रूर शासक और सबसे लंबा शासक औरंगजेब को ही कहा जाता है। उसके बाद 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और यह दिल्ली को लूट लेता है। अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को हरा देता है। कब? 1761 में। 1765 में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाती है। और 1857 को जब हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था, उस टाइम में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी गद्दी से हटा करके उसे म्यांमार भेज दिया जाता है। उसके बेटों को उसके सामने काट दिया जाता है, मार दिया जाता है जो भी है। तो इस प्रकार आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं आशीष सर आपके साथ अगर कुछ भी जरूरत हो तो आप पूछ सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 36 मिनट में पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, बाय, सी यू।